नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब मांगा गया केंद्र सरकार से। जवाब मांगा गया कि चीन ने भारत के कितने हिस्से पर कब्जा किया और फिलहाल एलएसी पर स्थिति क्या है। तो इसका जवाब दिया गया एस जयशंकर की तरफ से और उसमें बताया गया कि फिलहाल 1962 में जो 38,000 किलोमीटर की जमीन अक्साई चीन ने कब्जा किया उस पर विवाद अभी भी है। इसके अलावा 1963 में 5100 किलोमीटर से ज्यादा जो पाकिस्तान ने चीन को जमीन दान दे दी भारत की, वो भी आज विवाद का इशू है। बताया गया कि बीते 5 दशकों में अनेक समझौते हुए, अनेक बैठके हुए, लेकिन हल नहीं निकला। लेकिन 2020 में गलवान घाटी में जो घटा वो 45 साल के बाद जवानों की संघर्ष में मौत से जुड़ी घटना थी और उसको गंभीरता से लिया गया। उसके बाद बड़े बड़े वेपन्स को सरहद पर लगाया गया, लेकिन कूटनीतिक और विदेश नीति के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। 2020 में 8, 21 में 5, 22 में 4, 23 में 3 और 24 में फरवरी में वार्ता हुई और इसका नतीजा यह रहा कि 2022 में चीनी सेना दौलत बेग ओल्डी, गलवान, पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी तो 2024 में देपसांग और डैमचोक से पीछे हटी है। अब सवाल यह है कि इस सवाल के जवाब के बाद क्या अब सवाल कांग्रेस पर ही खड़ा हो गया है कि अक्साई चीन जिस तरीके से कब्जाया गया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से विवादित भारतीय जमीन को चीन को गिफ्ट किया, क्या उसकी वजह से अभी भी तनाव की स्थिति बनती है और क्या वाकई में बीते 4 सालों में कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर, विदेश नीति के तौर पर भारत ने चीन जैसी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने का काम किया है। आज बात इसी मुद्दे पर। Honorable members would appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relationship with China was bound to be impacted adversely. The Indian side, it was made clear, would not countenance any attempts to change the status quo unilaterally. और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी मौजूद है और साथ में कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी मौजूद है। आशीष जी, शुरुआत आपके साथ। क्या सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि भाई कोई कब्जा नहीं और जो कब्जा है वो 1962 और 1963 का है, उसके अलावा क्या चीन के पास भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं? देखिए विजेंद्र जी, आज जो विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी का बयान आया है लोकसभा में, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और उन्होंने वही बातें कही हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं। बार बार हमने कहा है कि हम जब से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, तब से स्थिति ये कि 1 इंच ज़मीन भी चाइना की इलीगल ऑक्यूपाइड नहीं है अधिकतम। लेकिन जो स्थिति है, अगर हम बात करें, जो विदेश मंत्री ने आज इसका जिक्र भी किया है कि 1962 में जब वार होता है तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हमारी अक्साई चीन द्वारा ले ली जाती है। 1963 में पाकिस्तान, जो उसका कब्जे में जो हिस्सा था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, उसी से 5,180 स्क्वायर किलोमीटर वो चीन को दे देता है। और 2020 में जो गलवान घाटी में हुआ विजेंद्र जी, वो सारे देश ने देखा है जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने बहुत अच्छे से उसका मुकाबला किया और बहुत प्रचंडता से उसका जवाब दिया, जिसको लेकर के भी बार बार राजनीति हुई। और विजेंद्र जी, मैं आपका ध्यान एक और जगह आकर्षित करना चाहूँगा। हमने चुनाव के दौरान सुना था राहुल गांधी जी को कि 15 मिनट दे दीजिए, 15 मिनट के अंदर मैं चीन की फोर्सेस को पीछे भेज दूँगा। देखिए, बातें करना और एक्ट करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो ज़मीन दी गई है, ये वो पूरा कालखंड रहा है जब कांग्रेस ने देश में शासन किया है। और अभी जब प्रधानमंत्री जब रशिया गए तो भारत और चीन की जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसके वहाँ पे जब कजान में वार्ता हुई तो तय हुआ कि दोनों देश आपसी सहमति से अपनी फोर्सेस को पीछे भेजेंगे। लेकिन विजेंद्र जी, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो चाइना बॉर्डर है,
उसमें 2011 में जो देश के रक्षा मंत्री थे कांग्रेस के, एक घंटे जिनका बयान आया था कि बॉर्डर पे स्थिति बड़ी ख़राब है इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम चाइना के कंपेयर करें तो। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हम बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस बॉर्डर एरिया को देश का आखिरी गांव माना जाता था, मोदी जी ने उसको देश का पहला गांव माना। और चाहे हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें। सर मैं ही कह रहा हूं 1962 और 1963 में अगर बीजेपी की सरकार वर्तमान में भारत की सरकार ये मान रही कि वो कब्जा है, तो वो कब्जा कब तक वापस लिया जाएगा? या मान ले कि वो बस कागजों में रहेगा कि भाई वो कब्जा है, वापस नहीं आएगा? अगर आपने आज विदेश मंत्री जी की भाषा को सुना है तो उन्होंने बोला है कि द लैंड विच इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, तो संसद के सत्र पे बोला है ना हमने कि चाइना ने इस पे अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये तो बिल्कुल, अरे सर वो तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी हम पीओके के लिए सीट वैकेंट रखते हैं, पीओके है थोड़ी ना। नहीं, लेकिन इलीगली ऑक्यूपाइड है ना, इलीगली ऑक्यूपाइड है, ये तो मान ही रहे हैं हम। तो निश्चित रूप से जब स्थितियां बदलेगी तो निश्चित रूप से जो भूभाग है उस पर भारत का। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, जरा बताइए भाई, जो आज कहा गया है, ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, उसके बाद भी कांग्रेस क्या मुद्दा उठाएगी कि चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है? देखिए विजेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज विदेश मंत्री का जो संसद में भाषण था, वो देश के विदेश मंत्री का भाषण कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का, और वो भी एक विपक्षी पार्टी होने के नाते जो विपक्षी पार्टी के नेता जो बयान दिया करते हैं उस प्रकार का भाषण ज्यादा लगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि 1962 में और 1963 में जो हुआ वो पूरे देश ने भी देखा और वो पूरी दुनिया ने भी देखा। और आज 62 साल बाद में अगर सरकार अपनी खाल बचाने के लिए 62 पे और 63 पे जाती है तो निश्चित तौर पर एक तरीके से सरकार ये जो है ये अपनी वर्तमान विफलता को भी स्वीकार करती है। मैं आपसे इस बात को भी कहना चाहूंगा कि हमने समय समय पे 2020 के बाद में सरकार के बयान देखे, मोदी जी के भी बयान देखे कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देश की 1 इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं हुआ, ना कोई देश का चीनी सैनिक जो है, चीन का सैनिक जो है हमारे भारत की धरती पर आया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद जो है वो संसद में इस बात को कहते हैं कि भाई आप सरकार को चेताते हैं कि भाई आप चेत जाओ, यहाँ पे करीब है ना 50 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है। और देखिए सोनम वांगचुक जी भी इस बात को लेकर के वहां पे अनशन पे बैठते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारी 4000 किलोमीटर से ज्यादा की स्क्वायर फीट की जमीन जो है, वो स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो चाइना दबा करके बैठा है। और जब हम सरकार के पास इस बात को कहने के लिए जाते हैं तो हमें देशद्रोही बताया जाता है। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि संसद में बैठ करके झूठ बोलने से ज्यादा क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के सांसद है उन्होंने जो संसद में बयान दिया, क्या उसको हमें प्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए? क्या सोनम वांगचुक जी जैसे जो एक सोनम वांगचुक जी जैसे जो एक विश्व प्रतिष्ठित जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बात कही, क्या हमें उसके पे भरोसा नहीं करना चाहिए? दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा, जयशंकर जी ने आज एक बात और बोली है, बोले कि भाई वहां पे कई जगह जो है वो पेट्रोलिंग के दौरान भारत के और चीन के सैनिक आमने सामने हो जाते हैं, इसलिए वहां पे कोई दिक्कत आती है। तो उस बात को भी हमने सुलझाया है। तो इसका मतलब क्या सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि चीन के सैनिक जो है वो भारत की भूमि में आ जाते हैं, जिससे कि भारत के सैनिकों को पेट्रोलिंग में दिक्कत आती है? तो फिर ये कहां गई 56 इंच की सरकार? और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप कब तक 62 और 63 की आड़ लेंगे? हर चीज को सही तरीके से पेश किया कीजिए ना, देश दुनिया डोकलाम, हर चीज को सही तरीके से पेश किया कीजिए। सर कहने का मतलब यह है कि जब एक विंटर सेशन होता है जहां बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उसमें नो मैन जोन होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई आप भी पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, उसमें फिर चाइना के 2-4 सैनिक आते हैं तो उनको खदेड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को जाना पड़ता है। और ये कॉमन सेंस है सर। मैं इस पर लंबे चौड़े प्रोग्राम कर चुका हूं, मैं इसको पॉलिटिकली करना ही नहीं चाहता भाई। ये देश के हमारे साथ सरकार ने तो उस बात को स्वीकार ही नहीं की थी। जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट कर्नल देवानंद जी हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी, कर्नल अनुपम जेटली जी, कर्नल अनुपम जेटली जी। प्रधानमंत्री जी, अरे सर उस पर एक अलग से प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने देखिएगा कि जो छावनियां बनी हुई है वो कहां बनी हुई है। जमीन पे कब्जा नहीं हुआ। मैं आपसे पौरुष भारद्वाज जी, क्या बीजेपी पौरुष भारद्वाज जी, चलिए आप बताइए, जो कॉलोनियां बनी चीन ने कहां बनाई? डोकलाम में बसाई वो सर कुछ भी मतलब चिकन नेक है ना, वो डोकलाम में मतलब अरे मैं बात सुनो, डोकलाम में भूटान में जो बनाई उसकी तस्वीर आई ना, भारत के लिए क्या रणनीतिक, मैं बता रहा हूं पौरुष भारद्वाज जी, मैं बता रहा हूं, और पैंगोंग लेक की जो 7 फिंगर्स है उसने पक्के निर्माण करे, उसने सड़कें बनाई, उसने बंकर बनाई, उससे जो चीन की तरफ का हिस्सा है और जो नो मैन जोन का हिस्सा नहीं है उन्होंने अपने इलाके में बनाई। हमारे साथ कर्नल अनुपम जेटली जी है, कर्नल अनुपम जेटली जी। मुझे लगता है कि यह मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है सर,
इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। अगर पॉलिटिकल, अरे सर नहीं है भाई, गलत जानकारी मत दीजिए सर भाई, गलत जानकारी मत दीजिए, मजबूरी में जवाब देना पड़ता है। अनुपम जेटली जी 63 की घटनाओं का जिक्र करके, अरे सर अब सुन लीजिए भाई, दो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं सर, वो जो सरहद पर रही हैं, वो जो है पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, अरे सर दो कर्नल हैं रिटायर्ड, उनका तो सम्मान कीजिए भाई। 3 बार उनको मैं क्वेश्चन टॉस कर चुका हूं, आप सुनने ही नहीं दे रहे हैं। कर्नल को तो सुनिए कम से कम, देश की सेवा में उन्होंने अपनी पूरी जवानी खपाई है सर। कर्नल अनुपम जेटली जी, सर मेरा बहुत बेसिक सवाल है, 1962 को छोड़िए, 1963 को छोड़िए, मतलब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन एक छोड़िए और 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन एक छोड़ दीजिए। अब उसके बाद बताइए, क्या चाइना ने 1 इंच भी जमीन पर भारत पर कब्जा किया हुआ है? पहला सवाल। और दूसरा, जो 2022 से लेकर 24 तक समझौते हुए और सेना पीछे हटी है, क्या यह उपलब्धि नहीं है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस लिए? क्योंकि 1962 की जब हमें शिकस्त खानी पड़ी, उसके बाद हर फौजी को पता है कि सिक्किम में जो उस समय 1967 में जब हमारा क्लैश हुआ नाथुला और चोला पर, उस समय भारतीय फौज ने विजय हासिल की। फिर डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ, वहां चाइना को पीछे हटना पड़ा। फिर गलवान हुआ 2017 में, 2020 में, जहां पर चाइना ने हमारी जमीन पर काबू करने की कोशिश की, मगर उनको पीछे हटाया। हमारे से दुगनी से ज्यादा उनकी कैजुअलिटी हुई। अब सवाल यह है कि इस ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसका क्या मतलब है जी? ये एग्रीमेंट जो है ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम प्री 2020 तक जो भी हुआ, ऐसा नहीं कि चाइना ने जमीन कब्जा ली थी, मगर भारतीय फौज को उसकी अपनी कुछ जमीन पर पेट्रोलिंग करने की इजाजत नहीं थी। ये नहीं कि चाइना के वहां पेट्रोलिंग कर रहा था, मगर ये एरिया ऐसा हो गया था। सर आप पेंगोंग लेक की बात कर रहे हैं ना, फोर्थ फिंगर के आगे भारतीय सेना नहीं जा पा रही थी, जबकि पहले 7th फिंगर तक वो पेट्रोलिंग करती थी। करंट सिचुएशन में वापस 7th फिंगर तक पेट्रोलिंग कर रही है। अब प्री 2020 के जितनी हालात थे, उसमें भारत अपनी जमीन पर पेट्रोलिंग करने के लिए आजाद है। ठीक है। और इस पेट्रोलिंग के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके लिए कितनी स्ट्रेंथ होगी। मगर ये लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो डेप्सांग है वो इतना जरूरी क्यों है था, ये भारत की विजय क्यों है। डेप्सांग जो है वो साउथ ईस्ट लद्दाख में डीबीओ दौलत बेग ओल्डी जो पोस्ट है हमारी आखिरी 30 किलोमीटर वहां से है। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट जो है वो वो काराकोरम पास को पूरी तरह मॉनिटर करता है। ये काराकोरम पास को मॉनिटर करना यानी पाकिस्तान और चाइना के गठबंधन को मॉनिटर करना उस जमीन पर है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से ये जो एग्रीमेंट है ये केवल बायलैटरली नहीं, हमारे लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक डायलॉग का खोलना है। और हमें उम्मीद है कि इसके आगे भारत जो है एक विजयी पोजीशन में आएगा बात करने की, और अब वो 62 वाला इलाका नहीं रहा जहां चाइना हमको दबाकर और अपनी मनमर्जी कर पाएगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल देवानंद जी, 2 चीजों पर पार्टियां घेरती हैं सर, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो सत्ता में होती है वो अपनी कमियां बताती नहीं है, और जो विपक्ष में होते हैं वो कुछ ऐसे भी इशू रेज करते हैं जो जमीन पर होते नहीं है। 2 ऐसे इशू हैं सर। पहला कि चाइना बॉर्डर इलाके में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, हेलीपैड्स क्रिएट कर रहा है, इम्यून रखने के लिए इलाकों को क्रिएट कर रहा है, और वो भारत की जमीन पर है। एक आरोप यह लगता है। दूसरा यह लगता है कि भारत की जमीन पर चाइना ने जबरदस्ती कॉलोनियां बसा ली हैं। हालांकि मैं लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर चुका हूं इस पर, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा क्या कभी यह सब कुछ घटा है। और दूसरा, भारत ने पैरेलली अपने बॉर्डर इलाके के गांवों को और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को आज देश की जनता के सामने लेके आए। दूसरी बात, मेरे जो राजनीतिक साथी जो अभी डिबेट के अंदर मौजूद है,
जैसे कर्नल जेटली साहब बता रहे थे कि मुझे लगता है कि उनको उस क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं है और ये डिबेट पे सिर्फ एक उनकी जिम्मेवारी के नाते आते हैं। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ करके कि सेना के कार्यों के बारे में देश को गुमराह ना करें। अब आपके सवाल का जवाब पहले का कि क्या चाइना बॉर्डर एरिया में भारत के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो मैं यहाँ इसकी हाँ या ना में जवाब दूं उससे पहले एक बात बता दूं। 1962 का दौर था जब करीब 37,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1963 है जिसके अंदर 5,000 भारत की जमीन कर्नल जी मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं सर, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर है सर। मैं हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन को लेकर भी समझौता नहीं कर सकता सर। कर्नल देवानंद जी, भारत का कब्जाया गया था चीन द्वारा 1962 और 63 में। ठीक है। उसके ऊपर निर्माण हो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये राजनीतिक चर्चा करते हैं जी। ये गुमराह नहीं करें, क्योंकि 1993 के अंदर एक समझौता होता है देश की दोनों देशों की सरकारों के बीच में, नरसिम्हा राव द्वारा किया जाता है और उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की जाती है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ये राजनीतिक तू मैं करते हो, कृपया करो भैया, आप छोड़ दो देश को। पहली बात है कि आज जो फैसला किया गया जो स्टेट में, लेकिन कर्नल देवानंद जी आपने जो बात कही उसमें एक और चीज मुझे स्पष्ट कीजिए। जो 38,000 किलोमीटर जो इलाका 1962 का कब्जा हुआ और 5,180 वर्ग किलोमीटर जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया, क्या ये LAC का हिस्सा है या उस नो मैन जोन का हिस्सा है जिसमें निर्माण नहीं हो सकता, कोई सैनिक नहीं हो सकता, क्या उसका हिस्सा है? वो इलाका हमारे कब्जे में नहीं है, वो LAC के दूसरी तरफ का इलाका है। ठीक है। और जो मेरी इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जे में POK का है। तो जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है ये झूठी बातें करते हैं। अब मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो देश की है, जो अभी डेवलपमेंट हुआ भारत सरकार द्वारा किया गया एक समझौते के अंतर्गत, मैं इसकी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। क्योंकि जैसे कर्नल जेटली साहब ने बताया कि ये जो वो इलाका है, दौलत बेग ओल्डी एक इलाका है और एक डेमचौक इलाका है, वहां के ऊपर इस समझौते के अंतर्गत 2020 के अंदर जब गलवान का हादसा होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद वहां पर बहुत कंफ्यूजन हो चुका था। अब क्लैरिटी आ गई कि 2020 के पहले जो जहां थी सेनाएं वहां पर है, बहुत बड़ा इलाका नो मैंस लैंड है जहां पर दोनों तरफ की सेनाएं पेट्रोलिंग करती है। पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट के नाम से जो एक पहाड़ी की चोटी पर पॉइंट्स है, पॉइंट उनको पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से लेके 8 बड़े अलग अलग है, 11, 12, 13 वहां तक भारतीय सेना जाती है। और उसके दूसरी तरफ जो पहाड़ का ढलवान का इलाका है जो चीन की तरफ है, वहां चीन के सैनिक आते हैं। ना हम उनके इलाके में जाते हैं ना हमारे वो इलाके में अब आते हैं। पौरुष भारद्वाज जी जवाब दीजिए। देखिए मुझे सियासत से समस्या नहीं है, लेकिन जब भारत की अस्मिता, भारत के बॉर्डर, सेना की काबिलियत पर सवाल उठता है तो दुख होता है सर, और मुझे नहीं वो पूरे देश को होता है। निश्चित तौर पे देखिए विजेंद्र जी, आपकी बात जो है बिल्कुल निश्चित तौर पे हर देशवासी की जो है वो भावना ये रहती है कि देश पहले है, देश की सेना पहले है, उसके बाद में राजनीति होनी चाहिए। मैंने इसी संदर्भ में अपनी बात को शुरू करते समय कहा था कि यदि विदेश मंत्री जी यदि वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं और उसको अगर 62 पे 63 पे नहीं लेकर के जाते तो निश्चित तौर पर वो ये माना जा सकता था कि देश के विदेश मंत्री ने देश हित में बयान दिया। मैं देखिए अभी वर्तमान की बात 62 को 63 को कब तक खींचेंगे हम लोग? अभी की बात कर लेते ना हम लोग। अभी स्थिति में भी वो चाइना के पास है सर। आप सोचिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कैलाश मानसरोवर, हम परमिशन के साथ जाते हैं वहां पर। कि भाई भारत में स्थिति यह हो गई थी कि भारत की सीमा के अंदर जो है भारत के सैनिक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे। आपके कैमरे पर अभी अरुण जेटली जी ने बोला है, बोले कि वो स्थिति अब जाकर के सामान्य हुई है। यानी कि हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमारी सीमा में हमारे सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोका जा रहा था। दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि सब कांग्रेस ने ऐसा, कांग्रेस गलतफहमी फैला रही है, तो क्या बीजेपी के सांसद जिनका नाम तापिर गांव है, जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने संसद में इस बात को कहा कि वहां पे अरे सर वो भी तो नेता है भाई, हिस्से पे चीन वो भी नेता
है। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? और अभी कर्नल देवानंद जी बोल रहे थे, मुझे मैं उनके बारे में अब जिक्र नहीं करना चाह रहा था, पर वो बार-बार कह रहे थे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। वो बार-बार मुझे कोट कर रहे थे। आपके कैमरे में अगर जूम हो सकती है तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बी टीम बन करके बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो, ये उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है बीजेपी का। तो मुझे लगता है कि उनको ऐसी भाषा, या उनको यहाँ पे भाजपा का प्रवक्ता बन के आना चाहिए था, तो वो भाजपा का पक्ष और ज्यादा अच्छे तरीके से रख पाते। परंतु आप जिस प्रकार से विश्लेषक पौरुष भारद्वाज जी, नहीं गलत बात, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी का गलत बात गलत बोल रहा है, पौरुष भारद्वाज जी गलत बात, तो वो बात गलत बात जो आपकी पार्टी के सांसद आप ये कह रहे हैं, एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, आप ये कह रहे हैं कि 25 साल जिस व्यक्ति ने सरहद पर निकाल दिए, पूरी जवानी निकाल दी, वो वहां का अनुभव ही शेयर नहीं कर सकता। नहीं, अनुभव आप ये कह रहे हैं, आप उनको तथ्यों के आधार पर काटिए सर। करिए, मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं, आप उनको तथ्यों के आधार पर काटिए। मेरा बयान है क्या? मैंने कांग्रेस पार्टी पौरुष भारद्वाज जी, मैं कह रहा हूं तथ्यों के आधार पर काटिए सर उनको। संसद में बोला, क्या बात कर रहे हैं सर? सांसद ने संसद में बोला, और अभी कर्नल जेटली जी ने बोली ना इस बात को कि भाई ऐसी स्थिति थी कि हमारे सैनिक हमारी सीमा में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है कि मैं आज मेरे घर में नहीं घूम पाऊं पड़ोसी की वजह से? इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात कर्नल अनुपम जेटली जी, ना एक मिनट पौरुष भारद्वाज जी, सुनने में गलतफहमी हुई है। अनुपम जेटली जी, क्या आपने ऐसा कहा है? मैंने ये तो सुना है कि भाई गतिरोध हुआ, तो गतिरोध का जवाब दिया गया, उनको बाहर भगाया गया। मैंने जो कहा, मैंने जो सर वही साथ है भाई, रिपीट करता हूं। बोलिए सर। जैसा कि दूसरे फौजी भाई ने कहा, कर्नल साहब ने, देव जी ने, ये हिंदुस्तान जो है अपनी कुछ एरिया में और चाइना अपने एरिया में पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे 2020 के बाद। ये नहीं कि चाइना हमारे अंदर आके पेट्रोलिंग कर रहा था, सुनिएगा, हम चाइना में घुस रहे थे। अरे भाई अच्छे से सुनिएगा, हम भारत की मैं कह रहा हूं सेना के मामले पर सियासत नहीं, और बयान बहुत घातक होते हैं सर, पेट्रोलिंग कर रहा था, बयान बहुत घातक होते हैं सर। जी बोलिए अनुपम जी, बोलिए। मुझे 1 मिनट दे, बोलिए सर। अब मैं विजेंद्र आपके सारे श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जो पॉइंट थे, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो गलवान का है, वहां हम पेट्रोलिंग फिर कर रहे हैं 2020 के गलवान की लड़ाई के बाद। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो हॉट स्प्रिंग का है, वहां हम फिर से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और चाइना ना वहां था ना है, मगर हमारी पेट्रोलिंग की हुकूमत फिर से वहां लागू है। पॉइंट 17 गोगरा हाइट्स पे हम दोबारा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ दोनों बैंक जो पेंगोंग सो गए वहां कर रहे हैं। चार्डिंग नाला पे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये दोनों देश जब आपस में उलझ गए तो हम अपनी ही जमीन में पेट्रोलिंग करने में नाकाम थे, क्योंकि वार्ताएं चल रही थी। अब ये वार्ता खत्म हुई और हम अपनी एरिया में दोबारा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना घुसा बैठा था, नहीं, चाइना भी अपनी काफी जगह पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा था अपनी जमीन में, और हम भी नहीं कर पा रहे थे। दिक्कत ये है अनुपम जेटली जी की अर्ध सत्य, मैं कहता हूं झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है सर अर्ध सत्य, वो ज्यादा गुमराह करता है। मैं वापस आऊंगा सर, मेरे पास समय की थोड़ी बाध्यता है। कर्नल देवानंद जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा सर, क्योंकि चीन की एक सोच रही है और वो सोच विस्तारवादी सोच है। क्या उसकी विस्तारवादी सोच के पैरों के अंदर बेड़िया भारत ने डालने का काम किया है? पड़ोसी देश और कोई ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, चीन की विस्तारवादी सोच सदियों से रही है और उसका भारत सही जवाब दे रहा है। और जो ये हाल ही में समझौता हुआ है, ये समझौता दूध का दूध पानी का पानी करता है। जो 1962 के स्टेटस के बाद 1993 में एलएसी बनाई गई थी, एलएसी से दोनों सेनाएं बहुत दूर तक रहती हैं, पेट्रोलिंग करने एलएसी पे जाती हैं, पॉइंट पर जाती हैं, वापस आती हैं। और ये जो बीच में गलवान के कारण गड़बड़ हुआ था, वो बिल्कुल पुनः स्थापित हो चुका है। आशीष चतुर्वेदी जी, भाई बार बार 1962 1963 को गिनाया जाता है, गिनाकर एक जख्म के बारे में बताया जाता है कि देखिए हमारा कितना बड़ा हिस्सा चाइना के पास है, कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। हमें कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी एक बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ता है। कभी हम वो दिन देख पाएंगे कि जो हमारा हिस्सा चाइना के पास और पाकिस्तान के पास है वो फिर से भारत का? विजेंद्र जी, अभी हम दो डिफेंस एक्सपर्ट जिनका एक लंबा अनुभव रहा है सेना में, उनको सुन रहे थे, कर्नल जेटली जी और कर्नल देवानंद जी को, और दोनों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है उनकी समझ और जानकारी जहां हम हैं हमसे बहुत ज़्यादा है विजेंद्र जी। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे हम दर्शकों को, देश की जनता को गुमराह करें।
और जहाँ तक आपने ये बात की कि वापस हम बार बार 1962 का 1963 का जिक्र इसलिए करते हैं कि अगर आपके द्वारा एक प्रश्न लगाया जाएगा और पूछा जाएगा कि हमारी कितनी ज़मीन पर चाइना का कब्जा है, तो ये ऑन रिकॉर्ड तो आएगा ना कि चाइना ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, चाहे हम 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें, चाहे 5,180 की बात करें। पीओके लेकर आएंगे, अक्साइड चीन लेकर आएंगे, वो कब लेकर आ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और हमें इन मंचों पर इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो कूटनीतिक तौर पर ही बात कर रहा हूं। क्या मुमकिन होगा? बैठा हुआ है देश में जो नेतृत्व बैठा हुआ है, पूरे 140 करोड़ जनता की आस्था उन पर है और आप मान के चलिए बहुत ही सक्षम नेतृत्व है। ठीक है सर, मुझे प्रोग्राम में बाध्यता है। कर्नल देवानंद जी, एक लाइन में बताइए सर, जंग को ना भारत अफोर्ड कर सकता, ना चाइना और ना वर्तमान में कोई मुल्क। जहां जंग चल रही है वहां की स्थिति देख लेनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कभी भी राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, विदेशी नीति के तौर पर जो हमारा कब्जा, हमारी जमीन पर कब्जा चाइना का है, वो कभी हम ले सकते हैं वापस बिना जंग के? सर जी, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से भारत दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रहा है और जिस प्रकार से हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि बढ़ रही है, देश की सेना मजबूत हो रही है, बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना को उतारे बिना ही एक दिन पीओके और एक्साइड चीन हमारा होगा। जी, आपको भी लगता है सर? ये बस एक ही आग्रह है कि राजनीतिक पार्टियों से आग्रह है, राजनीति के मैदान में करें और सेना के मामले में दखल देना बंद करें। अनुपम जेटली जी, ठीक है सर, मेरे पास, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। अनुपम जेटली जी, क्या मुमकिन है? देखिए, दोनों न्यूक्लियर पावर नेशंस है, लड़ाई के जरिए बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये केवल वार्ता के जरिए से हो सकता है और ये मुझे दूर नहीं लगता वो दिन, जबकि हो सकता है 5, 7, 10 साल लगे, मगर भारत इसमें काबिल होगा। एक डायलॉग स्टैब्लिश हो चुका है और इस डायलॉग स्टैब्लिश होने के बाद मिलिट्री के जो है लड़ाई से इसको नहीं जीता जा सकता। दोनों न्यूक्लियर नेशन है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ये केवल परुष भारद्वाज जी, फाइनल कमेंट भाई, सेना को लेकर सवाल उठाने बंद कीजिए सर। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि विदेश नीति के मामले में सरकार जो भी काम करती है, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, परंतु सरकार इस मामले में राजनीति करना बंद करे। देश का मामला है, सेंसिटिव मामले हैं, जो इनकी चर्चा होनी चाहिए वो निश्चित तौर पर सकारात्मक माहौल में होनी चाहिए। एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन करते हैं, फिर स्ट्राइक को क्वेश्चन करते हैं, फिर सेना को क्वेश्चन करते हैं, फिर बॉर्डर को क्वेश्चन करते हैं। सर ऐसे नहीं होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परुष भारद्वाज आपका शुक्रिया, आशीष जी आपका शुक्रिया, कर्नल देवानंद जी और अनुपम जेटली जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। भारत अपने अंदाज से चल रहा है, सेना अपने अंदाज में काम कर रही है। सियासतदानों को यह सोचना चाहिए कि सेना को लेकर और देश की सरहद को लेकर अर्ध सत्य ना दे, या तो सत्य दे या पूरे तरीके से झूठ बोल ले। अर्ध सत्य ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो कंफ्यूजन की स्थिति को पैदा करता है। फिलहाल ऐसे जयशंकर ने एलएसी को लेकर उस कंफ्यूजन को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की। नमस्कार। Honorable members would appreciate that as a result of the sustained tension and specific developments in the border areas, our overall relation